नमस्ते, मैं शालू अग्रवाल आज आपको कक्षा 9 का हिंदी का पाठ रीढ़ की हड्डी को समझाकर पढ़ाऊंगी। इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। एकांकी उसे कहते हैं जो एक ही अंक में समाप्त हो जाए, यानी ऐसा नाटक जो किसी एक घटना को प्रदर्शित करता है। इस पाठ में जगदीश चंद्र माथुर ने एक ऐसे माता पिता को दिखाया है जो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और उनकी बेटी को लड़के वाले देखने आते हैं। जब लड़का और लड़के के पिता उनकी बेटी को देखते हैं तो लड़के के पिता उनकी बेटी के बारे में हजार नखरे दिखाते हैं, जबकि उनका खुद का लड़का एक चरित्रहीन और व्यक्तित्वहीन लड़का था। तो इस बात पर लड़की लड़के वालों को बहुत कुछ बातें कहती हैं जो हम इस कहानी में जानेंगे, और साथ ही यह कहानी सामाजिक कुरीतियों के बारे में और समाज में लड़कियों और लड़कियों की शिक्षा के प्रति क्या रवैया है उसके बारे में भी प्रकाश डालती है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। एकांकी की शुरुआत में राम स्वरूप के घर लड़के वाले उनकी बेटी उमा को देखने आने वाले थे, तो वे कमरे की सजावट और रखरखाव को नौकर रतन की मदद से कर रहे थे। वे अपने नौकर रतन की मदद से कमरे में तखत लगाते हैं और रतन को उस पर दरी और चादर बिछाने को कहते हैं, और रतन चादर की जगह उनकी पत्नी प्रेमा से धोती मांग लेता है। तो उनकी पत्नी उस कमरे में आती है और अपने पति राम स्वरूप को पूछती है कि उन्हें धोती क्यों चाहिए। तो राम स्वरूप बताता है कि उन्हें धोती नहीं चादर चाहिए, और नौकर को डांटता है कि तुम्हें धोती के लिए नहीं चादर के लिए कहा था। और फिर वो बताती है कि दरी और चादर कहाँ रखी है। फिर राम स्वरूप अपनी पत्नी के साथ मिलकर दरी बिछाते हैं और नौकर रतन से अपनी बेटी उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार लाने को कहते हैं, ताकि लड़के वालों के सामने उनकी बेटी उमा कुछ गाकर और बजाकर दिखा सके। फिर उनकी पत्नी प्रेमा बताती है कि उनकी बेटी उमा ना जाने क्यों गुस्सा होकर बैठी है। फिर राम स्वरूप प्रेमा से कहते हैं कि तुम उसकी माँ हो, उसे समझाओ। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता हाथ में आया है, यानी लड़के वाले उमा को देखने आ रहे हैं और ये बड़ी मुश्किल से उनको रिश्ता मिला है, और कहते हैं कि तुम कोई बेवकूफ़ी करके सारा काम खराब मत कर देना। फिर प्रेमा कहती है कि तुमने अपनी बेटी को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, इसी कारण वो सिर पर चढ़कर बैठ गई है। और फिर अपने ज़माने की तुलना करती हुई कहती है कि हमारा ज़माना अच्छा था, जब लड़कियों को आ और ई और गिनती तक सिखा देते थे और इतना काफ़ी होता था। फिर राम स्वरूप प्रेमा के ज़्यादा बोलने के कारण उसे भगवान का बनाया हुआ ग्रामोफोन कहते हैं। तो प्रेमा उसे मजाक ना करने को कहती है और कहती है कि मेहमान आने वाले हैं, और उमा को ठीक राह पर लाने की हिदायत देती है। राम स्वरूप उमा के नाराज होने का कारण पूछते हैं, तो प्रेमा बताती है कि मैंने तो उसे तुम्हारे कहने पर ही पाउडर और कुछ मेकअप का सामान तैयार होने के लिए दिया था, क्योंकि बिना मेकअप के आजकल कोई नहीं पूछता, चाहे लड़की कितनी भी सुंदर हो। परंतु उमा को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई, तो वो तब से ही आंचल के अंदर मुंह लपेटकर लेट गई है, और फिर कहती है कि ये सब उसकी ज़्यादा शिक्षा का नतीजा है। तो राम स्वरूप प्रेमा को चुप कराते हैं और कहते हैं कि मेहमानों के सामने उमा की शिक्षा का जिक्र नहीं करना है, पर तुम तो अभी चुप नहीं हो रही हो, तो मेहमानों के सामने पता नहीं क्या करोगी। तो प्रेमा बोलती है, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी, बस मुझे मेरा काम बता दो। तो राम स्वरूप बोलते हैं कि किसी भी तरह उमा को तैयार करो, और फिर नाश्ते की तैयारी के बारे में पूछते हैं। तो प्रेमा कहती है कि सब तैयार है पर मक्खन नहीं है। तो राम स्वरूप कहते हैं कि इस वक्त बता रही हो जब मेहमान आने वाले हैं। फिर प्रेमा कहती है कि नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेज दो। वो कहती है कि बाकी सब काम तो हो ही गया है और नाश्ता वो खुद पकड़ा देगी, और कुछ सामान राम स्वरूप खुद आकर ले जाएंगे। इतनी देर में नौकर मक्खन लेकर आ जाएगा। वैसे भी 2 मेहमान ही तो आ रहे हैं, ज़्यादा लोग तो नहीं आ रहे हैं। तो राम स्वरूप कहता है कि हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद है और दूसरा उनका लड़का शंकर है।
साथ ही राम स्वरूप यह भी बताते हैं कि वे लोग खुद पढ़े लिखे हैं मगर लड़की कम पढ़ी लिखी चाहते हैं और कहते हैं कि वो बहुत दकियानुसी ख्यालों के हैं और कहते हैं कि क्या करें, मजबूरी है क्योंकि लड़की की शादी करनी है, वरना ऐसे लोगों के ऊपर उन्हें बहुत गुस्सा आता है जो खुद पढ़े लिखे होते हैं पर घर की बहू उन्हें कम पढ़ी लिखी चाहिए। राम स्वरूप बताते हैं कि लड़के के पिता भी दकियानुसी ख्यालों के हैं और लड़का भी दकियानुसी ख्यालों का है। इतने में ही उनका नौकर आकर कहता है कि लगता है वो लोग आ गए हैं। तो प्रेमा अंदर चली जाती है और राम स्वरूप उनका स्वागत करने लग जाते हैं और नौकर रतन को वे मक्खन लेने के लिए भेज देते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद को देखकर लग रहा था वे बहुत ही अनुभवी और फितरती महाशय हैं और उनके लड़के शंकर की कमर थोड़ी झुकी हुई थी। राम स्वरूप उन दोनों को बिठाते हैं और उनको पूछते हैं कि मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप कहते हैं कि ये तो आपकी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ दे दी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं, जैसा काम आपका वैसा ही काम मेरा, यानी कि आपको भी अपनी लड़की की शादी करनी है और मुझे भी अपने लड़के की शादी करनी है। इसके बाद राम स्वरूप शंकर से पूछते हैं कि तुम्हें बेटा कितने दिनों की छुट्टियां हैं। तो शंकर कहता है कि कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में आ गया था, यानी कि सप्ताह के अंत में आ गया था। राम स्वरूप शंकर से पूछता है कि तुम्हारा कोर्स कितने टाइम का रह गया। तो शंकर बोलता है कि यही कोई साल 2 साल। तो राम स्वरूप समझते नहीं है, साल 2 साल। तो शंकर बोलता है कि जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो गोपाल प्रसाद उसकी बात को संभालते हुए बोलते हैं कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। उसके बाद राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने जमाने की बातों को आजकल के जमाने से मिलाने लग जाते हैं और उसकी तुलना करने लग जाते हैं। सब बातें होने के बाद गोपाल प्रसाद राम स्वरूप को कहता है कि चलो बिजनेस की बात कर लेते हैं। राम स्वरूप समझते नहीं हैं, वो चौंक कर कहते हैं बिजनेस। फिर समझ जाते हैं कि शादी की बात करना चाहते हैं। उसके बाद गोपाल प्रसाद को वो कहते हैं कि पहले ज़रा चाय नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, आप तकल्लुफ़ करते हैं। राम प्रसाद कहते हैं कि तकल्लुफ़ किस बात का, ये मेरी बड़ी तकदीर है जो आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ। उसके बाद राम स्वरूप नाश्ता लेने चले जाते हैं। राम स्वरूप जब नाश्ता लेने चले जाते हैं तो गोपाल प्रसाद उसका मकान देखकर अपने बेटे को कहते हैं कि मकान तो अच्छा है, हैसियत भी अच्छी है, आदमी भी भला है, देखें अब लड़की कैसी है। शंकर बोलता है जी। गोपाल प्रसाद बोलता है क्यों, क्या हुआ। शंकर बोलते हैं कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को कहता है कि तुम झुक कर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इसके बाद वो जरा रुक जाते हैं। इतने में ही राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। राम स्वरूप चाय लेकर आता है तो गोपाल प्रसाद से पूछता है कि वो कैसी चाय पीना पसंद करेंगे। तो गोपाल प्रसाद बताता है कि वह तो आधा दूध और आधी चाय और अधिक चीनी पसंद करता है। उसके बाद इधर उधर की बातें चल पड़ती हैं। चीनी पर टैक्स लगाने की बात भी चलती है और सबसे अधिक आय प्राप्त करने के लिए औरत की खूबसूरती पर टैक्स लगाने और नारी को अपनी खूबसूरती स्वयं आंककर टैक्स देने की राशि निश्चित करना, उसी पर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की बातें चलने लग जाती हैं। बातों ही बातों में गोपाल प्रसाद बताता है कि लड़की खूबसूरत होनी जरूरी है, चाहे मेकअप से खूबसूरत हो या बिना मेकअप के, लेकिन खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। और फिर पूछते हैं कि आपकी लड़की तो ठीक है ना। तो राम स्वरूप कहते हैं जी हाँ, वह तो आप देख ही लीजिएगा। उसके बाद गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से जन्म पत्री मिलने की बात पूछते हैं कि जन्म पत्री तो मिल ही गई होगी। तो राम स्वरूप कहते हैं कि ठाकुर जी के चरणों में रख दी है, खुद ब खुद मिल जाएगी। बातों बातों में गोपाल प्रसाद कहता है कि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, अधिक से अधिक मैट्रिक पास होनी चाहिए। इसी बीच लड़की की पढ़ाई के लाभ हानि तथा पढ़ाई की उपयोगिता अनुपयोगिता की बातें चल पड़ी। हंसी मजाक भी चलता रहा। गोपाल प्रसाद बातों ही बातों में कहता है कि ऊंची तालीम यानी कि ऊंची शिक्षा सिर्फ मर्दों के लिए ही होती है, औरतों को ऊंची शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इसके बाद उमा को बुलाया जाता है। उमा पान की तश्तरी हाथों में लेकर वहां आती है। उसकी आंखों पर चश्मा लगा देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर घबरा जाते हैं।
परंतु राम प्रसाद उन्हें संतुष्ट करता है कि चश्मा पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं लगा है, यह तो आंखों के दुखने के कारण लगाना पड़ा, थोड़े दिन बाद ही उतर जाएगा। अनेक प्रश्न पूछने के बाद गोपाल प्रसाद ने उमा को गाना गाने के लिए कहा। उमा गाना गाने लगी। गाना गाते गाते उमा की नज़र अचानक शंकर पर पड़ती है। उमा गाना रोक देती है और वहां से जाने लगती है। गोपाल प्रसाद उसे थोड़ी देर और बैठने के लिए कहते हैं और उससे प्रश्न पूछते हैं। गोपाल प्रसाद के बार बार प्रश्न पूछने पर भी उमा जवाब नहीं देती है। उमा के जवाब ना देने पर राम स्वरूप उसे कहते हैं कि जवाब दो उमा। तो उमा कहती है कि जब मेज कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला दिया जाता है। उमा के इस उत्तर पर गोपाल प्रसाद अपनी नाराजगी प्रकट करता है और कहता है कि बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतराने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। तो उमा कहती है कि हमारी क्या बेइज्जती नहीं होती, आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं और ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। तब शंकर कहता है कि चलिए बाबूजी। तो गोपाल प्रसाद उमा से पूछता है कि लड़कियों के हॉस्टल में क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। तो उमा कहती है हाँ, वह कॉलेज में पढ़ी है, उसने बीए पास किया है और कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है और ना ही उनके पुत्र की तरह ताक झांक करके कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और अपने मान का ख्याल तो है, जरा इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। राम स्वरूप उमा को चुप कराने के लिए बार बार उमा उमा बोलते हैं। गोपाल प्रसाद को जब पता चलता है कि उमा ने बीए किया है और राम स्वरूप ने उनसे झूठ बोला कि उनकी बेटी ने मैट्रिक की है, तो वो इस बात पर अपनी नाराज़गी प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हम तो बच गए और जाने लगते हैं। तो उमा कहती है जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। तो बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा आ जाता है और उनके लड़के के चेहरे पर रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता भी हाथ से चला गया। उमा भी अपने पिता को दुखी देखकर चुप हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अचानक उमा की माँ आती है और कहती है कि उमा रो रही है। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े हो जाते हैं। इतने में ही रतन आता है और कहता है बाबूजी मक्खन। इसी के साथ ही पर्दा गिर जाता है। इस एकांकी में लेखक ने शंकर और उमा के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जिस प्रकार शरीर के ढांचे को सीधा खड़ा रखने के लिए और सुचारू ढंग से काम करने के लिए रीढ़ की हड्डी प्रमुख कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी देश या समाज की उन्नति के लिए उनके निवासियों का, उनके लोगों का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी के टूटने से अथवा उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाने से मानव के शरीर का ढांचा सीधा खड़ा नहीं हो सकता और ना ही वह कोई कार्य कर सकता है, उसी प्रकार चरित्रहीन न तो समाज में कोई काम कर सकता है और ना ही समाज में उसका कोई सम्मान करता है। अतः समाज में शंकर जैसे चरित्रहीन लड़कों की नहीं, उमा जैसी चरित्रवान लड़कियों की आवश्यकता होती है। इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य तो भारतीय समाज में लड़के और लड़कियों में चल रहे भेदभाव को समाप्त करना है। दोनों ही गृहस्थी रूपी गाड़ी के पहिए हैं। यदि ये पहिए समान नहीं होंगे तो गृहस्थी रूपी गाड़ी समान रूप से नहीं चल सकेगी। इसके लिए पति पत्नी दोनों को ही पूर्ण रूप से शिक्षित होना बहुत जरूरी है। लेखक के अनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लड़की को आगे आना चाहिए। पढ़ लिख कर लड़की को दबना नहीं चाहिए। उसे अपने आप आगे बढ़कर ऐसे लोगों को धुतकार देना चाहिए जो लड़की को कुर्सी मेज की तरह समझते हैं। उसे निधड़क होकर सबके सामने लड़के की काली करतूतों को नंगा कर देना चाहिए। वास्तव में समाज को उमा जैसी निधड़क, साहसी, सत्यवादिनी लड़की की आवश्यकता है, जो अपने माता पिता के भी अनुचित आदेशों का पालन करके नारी के सम्मान को नीचा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी महिलाएं ही नारी समाज के सम्मान को ऊंचा करके मानव की समान अधिकारी बनकर देश का कल्याण करने में समर्थ हो सकेगी। इसी के साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।